दोस्तों आज के इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपका 20 नंबर बिल्कुल फिक्स होने वाला है। अगर आपको भी 24 फरवरी हिंदी का पेपर देना है या आपको क्लास 12th हिंदी का एग्जाम देना है तो कुल मिलाकर के आज के इस वीडियो में दो टॉपिक हम कराएंगे जिनको आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कैसे कॉपी पर सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल जेन्युइन तरीका आज के इस वीडियो में आपको सिखाया जाएगा। तो जितने भी छात्र चैनल पर पहली बार आए हैं बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, है ना। बाकी इससे पहले अगर आप पुराने छात्र हैं तो ऑलरेडी मैं काफी सारे वीडियो बनाता रहता हूं। तो आज हम जानेंगे भाई गद्यांश और पद्यांश को कैसे सॉल्व करें। साथ में जो एक कॉमन टॉपिक होता है आपका संदर्भ राइटिंग का। देखो पता है आपको कि भाई संदर्भ पूछेगा या तो आपका इस तरीके का जो मॉडल पेपर या आपका क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें कहता है क्वेश्चन की शीर्षक का नाम और पाठ का नाम लिखिए। एक प्रश्न हमेशा गद्यांश और पद्यांश के साथ जुड़ा रहता है। और ये जो दोनों टॉपिक होते हैं आपको पता है कि कक्षा 12वीं हिंदी में आपका 10 नंबर का भाई गद्यांश आता है, ठीक है। ऐसे ही 10 नंबर का आपका पद्यांश आता है। मतलब ये दोनों टॉपिक मिला करके 20 नंबर का आता है और 20 में 20 नंबर आज के इस वीडियो से आपको मिलने वाले हैं। तो आप यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखना। और काफी बार ऐसा होता है कि जैसे आप पहचान नहीं पाते हो तो आपको क्या करना है कि आखिरकार कैसे नंबर ला सकते हो वो भी तरीका मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, बहुत ही खास टॉपिक है। सबसे पहली बात, और हाँ रेखांकित अंश की व्याख्या भी जानेंगे, ठीक है। व्याख्या कैसे करना है क्योंकि इसमें अगर देखो ध्यान से तो गद्यांश की व्याख्या इजी होती है यानी आसान होता है क्योंकि इसमें थ्योरी रहता है। अब पद्यांश जो होता है इसमें कुछ चीजें आपका गाने टाइप में लिखा रहता है, समझते हो ना। मतलब पद्यांश जो कि पढ़ा जाता है थोड़ा सा उसमें तुकबंदी लय बहुत सारी चीजें होती है तो गाने के लय में पढ़ा जाता है, इसलिए उसकी व्याख्या करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। काफी सारे छात्र नहीं कर पाते हैं। तो बस ध्यान से देखना। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को गद्यांश और पद्यांश के लिए। तो हमारे पास इस तरीके से देख सकते हो 24 फरवरी को पेपर आने वाला है, ठीक है ना। ऐसा ही आपका पैटर्न पर पेपर आएगा। आपका जो गद्यांश और पद्यांश है वो क्वेश्चन नंबर 3 में आता है। तो 100 नंबर के पेपर में ऑब्जेक्टिव शुरू में रहता है 10 ऑब्जेक्टिव जो किस तरीके से आप निर्देश वगैरह अच्छे से पढ़ सकते हो। और यहाँ पर जो खंड का रहेगा आपके ये पेपर जो रहता है 2 खंड में बटा रहता है, एक खंड का और एक खंड का। तो खंड का के अंतर्गत ही आपका देखो 10 ऑब्जेक्टिव जैसे ही गद्य और पद्य का पूरा समाप्त हो जाएगा यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में देखने को मिलता है एक गद्यांश। देख सकते हो इसमें दिया है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस तरीके से प्रश्न आपका पूछता है। अब इसमें से आप ध्यान से अगर देखोगे तो इसमें क्या कह रहा है, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। ध्यान से पढ़ना बिल्कुल, क्योंकि इसमें ध्यान से पढ़ने का ही नंबर मिलता है। अब बोलोगे भैया ध्यान से बोल रहे हो, हम पढ़ते तो हैं लेकिन हाँ आप लोग कुछ गलतियां करते हो वो मैं बताऊंगा। पढ़ते तो जरूर हो लेकिन उसमें मिस्टेक आप क्या करते हो वो जानिएगा। इसमें देखो शुरू से यहां से लेकर के आपका साथ जोड़ी जाती है, ये क्या है आपका, इसके नीचे लाइन खींची है मतलब ये अंडरलाइन है, इसको बोलते हैं रेखांकित अंश। इसकी व्याख्या पूछेगा वो भी बताऊंगा। थ्योरी में भी कुछ चीजें बदल के लिखी जाती हैं, सेम टू सेम नहीं उतारना। बहुत सारे लोग आपको बताते हैं, बहुत सारे टीचर यूट्यूब पर आपको बताते हैं कि भैया अगर नहीं आता है तो भाई सेम टू सेम उतार दो। उसके लिए भी मैं बताऊंगा आएगा कैसे नहीं। गद्यांश को आप करके आओगे, पद्यांश में थोड़ा सा चेंज रहता है। इस तरीके से पूरा ये दिया है। इधर आप आओगे नेक्स्ट पेज पर तो यहां तक है नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज महती आवश्यकता है। इतना दिया है और इसके रहेंगे टोटल 5 क्वेश्चन। जैसे कि एक क्वेश्चन यहां पर क्या है, पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। देखो इसी को बोला जाता है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम, या शॉर्ट में इसी को बोल दें तो पूछ लेता है संदर्भ। इसी को बोला जाता है संदर्भ, ठीक है ना। अब यहां पर एक क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या। तीसरा आपका क्वेश्चन है नए शब्दों की खोज क्यों आवश्यक है, संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है, किसके लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। तो लास्ट के ये जो 3rd, 4th और 5th ये 3 क्वेश्चन है, ये तो आपको यहां पर इसी पैसेज में मिलेंगे। 2 क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत आएगी जिसमें से पहला प्रश्न आपको ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। इस प्रकार से देखो यहां से सबसे पहले तीसरे नंबर क्वेश्चन में, और हाँ एक आपका अथवा में भी दिया है तो हमेशा आपको पहले अच्छे से पूरा पढ़ना है। और इनमें से जिसमें आपको लगे कि मैं मतलब ये लगे कि भाई मैं इसमें से जैसे पहला और दूसरा में से किसमें से मुझे पूरे के पूरे प्रश्न अच्छे तरीके से पूरा 100% तैयार है उसी को करना शुरू करना है, पहले डिसाइड कर लेना है। अब जैसे हमें पहले वाले को करना है, हमने डिसाइड कर लिया तो हम इसको करना चाहते तो हम यहाँ पर क्या करेंगे,
जो कॉपी पर लिखने का तरीका होता है वो क्या है, तो शुरू में पहले प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाल देना, क्योंकि 3 नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर 2 दिए जाते हैं, अथवा में भी रहता है, तो संकेत लिखना है, और संकेत में आपको उसको लिखना है जिसको आप करना चाहते हो। जैसे आप इसको कर रहे हो भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है वाला, तो भाषा स्वयं इसके शुरू के 2 से 3 शब्द लिख देना है, बीच में डैश डैश करके आपको लास्ट के शब्द लिख देने हैं, जैसे आवश्यकता है। तो ये हो जाता है संकेत, मतलब क्लियर हो गया कि आपने पहले वाले को किया है। यही एक टॉपर का तरीका होता है, बिल्कुल ऐसे ही आपको करके आना है गद्यांश को। अब चलिए पहला प्रश्न, पाठ का नाम और लेखक का नाम, पाठ का यानी शीर्षक का नाम और लेखक का नाम पूछा है। तो मैंने बताया कि ये संदर्भ ही है। आप लोग इस तरीके से पहले हेडिंग डालोगे, फर्स्ट नंबर संदर्भ, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे यहां पर बताया है प्रस्तुत गद्यांश प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता नामक निबंध से उद्धृत है। अब जैसे आप लोग इस तरीके संदर्भ नहीं लिखना चाहते तो फिर क्या करोगे, आपसे अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा तो आप यहां पर क्या लिखोगे, देखो आपको ब्लैक पेन यूज करना है, लिखना है आंसर, है ना, यहां से उत्तर इस तरीके से लिखोगे, और इसके बाद यहां पर लिखोगे शीर्षक, ठीक है, शीर्षक, और फिर नीचे आपको लिख देना है लेखक का नाम, शीर्षक और फिर क्या है, लेखक का नाम। तो यहां पर शीर्षक हमें पता है क्या है, भाषा और आधुनिकता पाठ से है ना, तो यहां पर लिख दोगे भाषा और आधुनिकता, ठीक है, ये हमारा क्या है, इसका शीर्षक है। इस प्रकार से इसको कर देना। इसके बाद यहां पर लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, ठीक है ना, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, सुंदर रेड्डी, ठीक है, इस तरीके से हमारा इतना 2 शब्द लिख दोगे, इतने भी आपका मतलब नंबर आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। अब व्याख्या पूछा, रेखांकित अंश की व्याख्या, देखो सेम टू सेम कैसे उतारा गया है, यहाँ पर उतारा नहीं गया, थोड़ा सा चेंज करके लिखना है, जो कि मैं बता रहा हूं। यहां से पूछ रहा है और यहां तक का करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, हेडिंग डालोगे इस तरीके से। सेकंड, रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है ना, इतना हेडिंग आपको डाल करके नीचे पटरी से एक लाइन खींचना है, जैसे संदर्भ में खींचा है इसमें भी खींचा गया है। थोड़ा सा मतलब आपको अन्य छात्रों से यूनिक करना है, ठीक है ना, थोड़ा सा अलग दिखेगा, अच्छा दिखेगा, तो ज्यादा नंबर मिलने के चांस रहते हैं। मतलब कि नंबर ज्यादा मिलने का यहाँ पर ये तात्पर्य है कि नंबर कटेंगे नहीं कुल मिलाकर के, ये कह रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आप कोई सा भी गद्यांश और पद्यांश आपके पास आए, एनी चैप्टर, कोई सा भी चैप्टर, राष्ट्र का स्वरूप हो जाए, अशोक के फूल हो जाए, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का भाषा आधुनिकता हो जाए, अब्दुल कलाम जी का पाठ हो जाए, रॉबर्ट नरसिंह हो, कहीं से भी आ जाए, आपको हमेशा जब व्याख्या करोगे शुरू में इतनी लाइन जरूर जोड़ना है, लेखक का कहना है कि, मतलब आप यहां पर किसी का भी कर रहे हो तो पाठ में लेखक ही ना बोलेंगे, तो ये थोड़ा सा हो जाता है कि हाँ छात्र ने अपना कुछ चीजें ऐड करके आंसर दिया है, सेम टू सेम नहीं उतारा है ना। और यही चीजें दूसरे छात्र नहीं करते, उनको लगता है कि भाई यहां से है, थोड़ा थोड़ा सा चेंज कर करके पूरा लिखते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये चीजें आपको लिखना बहुत जरूरी होता है, बेहद खास होता है, मैं आपको कह रहा हूं। तो यहां पर इतना लिख दोगे, लेखक का कहना है या लेखक कहना चाहते हैं। अब इसके बाद की जोड़ करके भाषा संस्कृति का अभिन्न अंग है, संस्कृति का एक अटूट यहां पर है ना, इसमें क्या कर दिया, अभिन्न, थोड़ा सा चेंज कर दिया है ना, अभिन्न अंग है। उसके बाद क्या है, संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। मतलब यहां पर क्योंकि जोड़ देना है शब्द को, मतलब थोड़ा सा यूनिक दिखे, अलग दिखे कि हाँ आपने इसको देखो। अब इसमें थ्योरी है, समझ जाओगे खुद ना खुद कि भाई क्या बोल रहा है ना, क्योंकि संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है और संस्कृति की रचना और विकास परंपराओं द्वारा होता है या होती है। परंपराएं क्योंकि परिवर्तनशील होती हैं, और यहाँ पर क्या है, गतिशील और परिवर्तनशील शब्द भी आया है। तो गतिशील का आप बोल सकते हो कि भाई हमेशा चेंज होने वाली या हमेशा बदलती रहती हैं, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है, इसलिए संस्कृति भी एक जैसी नहीं रहती। बस मतलब हमेशा क्या होता है, चेंज होता रहता है, थोड़ा बहुत बदलाव आता रहता है। ये इस तरीके से हमारे दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नए शब्दों की खोज क्यों आवश्यक है, तो देखो यहां से
नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। तो इस तरीके से आपको यहां पर लिख देना है। अब महती आवश्यकता है तो ये जो अगर यहां से यहां तक पूरा उतार दोगे तो थोड़ा सा ये नकल हो जाएगी, समझ रहे हो। एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे को अपने से कुछ नहीं आ रहा है, उसने पूरा उतार दिया है। ठीक है, महती आवश्यकता यहां पर पूछ रहा है क्यों आवश्यक है, तो आवश्यकता है ये नहीं पूरा लिखना, आपको ऐसे लिखना है। तीसरा नंबर डालोगे भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज आवश्यक है, मतलब कि आपको भाव योजना या नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज आवश्यक है, ऐसे लिखना है, ना कि महती आवश्यकता ये नहीं लिखना। ठीक है ना, तो थोड़ा सा चेंज कर करके लिखो। ऐसे ही संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है, आप देख रहे हो भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, शुरू की लाइन में, तो इसको आपको ऐसे ही का ऐसा पूरा का पूरा लिख देना है। इसके बाद आप आ जाओगे लास्ट क्वेश्चन पे, यहां पर है किसके लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। तो यहां पर देखोगे वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। तो ये आंसर आपको इस तरीके से यहां पर देना है, इसका पूरा लिखना है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। देख सकते हो, ज्यादा कुछ ऐसा नहीं कि भाई बहुत ही बढ़ा चढ़ा के या बहुत ही बड़ा बड़ा लिखा गया, छोटे छोटे आंसर देना है, 2 नंबर मिल जाएंगे। बस कुछ चीजें हैं जैसे मैंने बताया कि पूरा का पूरा नकल करके नहीं उतारना, वहां पर थोड़ा बहुत बदलाव करते जाना ताकि एग्जामिनर को ये ना लगे कि बच्चे ने पूरा पूरा इसी का थ्योरी उतार दिया है, जिससे कि वो 2 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर दे सकते हैं, फिर नंबर कटने लगते हैं। तो ये चीज आपको नहीं करना, ठीक है ना, यही मैं बताना चाह रहा था कि उतारना नहीं है। बहुत सारे टीचर बोल रहे हैं तो मैंने देखा कि भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे करेंगे, क्योंकि टीचर जो बोलते हैं बच्चे वही करते हैं, तो इसलिए उतारना नहीं है जहां तक हो सके। ठीक है, इसके बाद अथवा वाला आप लोग देख सकते हो कहां से लिया गया, इसको कमेंट में बताना आप लोग, ठीक है ना, पहचान करके। ये मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूं, आपको HW मतलब कह सकते हो कि दे रहा हूं, आपको इसको करना है। ठीक है, अब चलिए यहां से आप आ जाओगे प्रश्नोत्तर संख्या 4 में, जो कि क्या है, पद्यांश है। पद्यांश में सबसे ज्यादा खास चीज यहां पर समझना है, क्योंकि इसमें तो थ्योरी थी, थ्योरी तो कैसे भी करके आप लोग कर ले जाओगे, लेकिन पद्यांश में आपको थोड़ा पहचानने में दिक्कत होती है और इसका आंसर देने में, व्याख्या करने में ज्यादा प्रॉब्लम आया करती है। मतलब रेखांकित अंश की जो व्याख्या होती है, व्याख्या पूछेगा तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम आपकी आती है। चलिए, तो इसमें भी 2 रहेंगे। सबसे पहले ऊपर ये दिया है एक अथवा में, यहां पर नीचे और एक दिया रहेगा। तो पहले वही चीज जो मैंने बताया कि आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा हमें 100% पूरा अच्छे तरीके से आ रहा है, या 100% नहीं भी आ रहा है, तो फिर ये डिसाइड करो कि इन 2 में से फर्स्ट और सेकंड में से हमें सबसे बेटर कौन आ रहा है, किस पर ज्यादा कॉन्फिडेंस हमारा जा रहा है, उसी के साथ आपको जाना है। तो जैसे हमारे पास एक यहां पर दिया गया है, कौन सा, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यो देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, मलान हो कमल पग को चूमना चाहती है। देखो ये कहां से है, सबसे पहली बात, अगर यहां पर पहचान नहीं आ रहा है तो ध्यान दो मेरे दोस्त, आपको क्वेश्चन पे थोड़ा जानना है। क्वेश्चन में एक क्वेश्चन सेकंड नंबर है, प्रस्तुत पद्यांश में राधा ने, अब देखो राधा शब्द मिल गया ना, तो भाई पहचान भी नहीं, अगर इसको पा रहे हो तो राधा शब्द मिल गया, समझ जाओ पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय, राधा जी पवन से संदेशा भिजवा रही थी भगवान श्री कृष्ण को। तो ये कई बार ऐसा होता है कि हमें पहचान जो है प्रश्नों में मिला करती है, इसलिए पहले आप पद्यांश को तो पढ़ ही लो, साथ में प्रश्नों को भी पढ़ो, इससे भी बहुत सारे तरीके निकलते हैं पहचानने के। तो उम्मीद है समझ रहे होंगे आप लोग। कहां से है ये, पवन दूतिका से। इसके लेखक कौन है, सॉरी कवि कौन है, यहां पर लेखक नहीं बोलेंगे कवि बोलेंगे, तो कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। चलिए पहला प्रश्न, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब ये तो आपको मैंने कई बार कराया है, ठीक है ना, तो संदर्भ वही चीज आपको लिख देना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पवन दूतिका नामक पाठ से अवतरित है, इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। ये संदर्भ हो जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश में राधा ने अपनी तुलना किससे की है, तो यहां पर देखो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यो देना ए पवन बतला, यानी कि ए पवन तू ये बोल देना, फूल सी एक बाला, यानी फूल से अपनी तुलना की है राधा ने। किससे की है, फूल से। ठीक है, तो ये आपका इसी में देखो पढ़ने से मिल गया आंसर। ऐसे रेखांकित अंश की व्याख्या, शुरू की व्याख्या करनी है। कोई प्यारा कुसुम को, मतलब यहाँ पर राधा जी पवन से करी कि कोई प्यारा सा फूल अगर तुझे मिले तो उसे तू भगवान कृष्ण के चरणों पे ला करके डाल देना और बता देना कि ऐसे ही राधा जो है
मतलब आपके वियोग में व्याकुल है, ठीक है ना, चरणों में लाके डाल देना। तो इन दो लाइनों की व्याख्या करनी है। श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को कौन चूमना चाहता है, तो यहाँ पर मतलब अगर राधा जी मतलब फूल को ला करके डालना चाह रहे तो फूल से अपनी तुलना कर ली, तो मतलब राधा जी खुद यहाँ पर चूमना चाह रही हैं। इस तरीके से ये हो जाएगा। पांचवा है राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प के माध्यम से क्या संदेश देना चाह रही, कि यही कि भाई साहब मतलब कि राधा जी बहुत ही ज्यादा व्याकुल है, बहुत ही ज्यादा परेशान है, यही संदेश देना चाह रही हैं, और यही लाइनों का इसका हो जाएगा आंसर। तो ये तो आपको खुद से सॉल्व करना, मैंने पूरा हिंट्स आपको बता दिया कैसे करोगे, क्या करके आओगे। एक आपका अथवा में रहेगा, चलिए मैं उसको भी करा देता हूं, क्योंकि मैंने बताया था कि भाई पद्यांश थोड़ा सा कठिन माना जाता है और बहुत सारे बच्चे इसी में गलती करते हैं, बाकी और तो आप कर ले जाते हो। चलिए अथवा में इधर एक दिया गया है, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक तजकर मोह श्रीमती के पार हो चुका है सिद्ध तू शिशु अभी नादान फूल कांटों की तुझे कुछ नहीं पहचान खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। चलिए ये आखिरकार इसको पहचानना है पहले। सावधान मनुष्य, अभिनव मनुष्य, सुमित्रानंदन पंत। अब यहां पर देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी का यहाँ पर ये थोड़ा सा कथन है कुछ चीजें, और यहाँ पर देखोगे तो अभिनव मनुष्य यहाँ पर आपका किसका है, रामधारी सिंह दिनकर जी का है, थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हुई है। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या डालना है, इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या 4, मतलब इसी को हम लोग करना आपको बता रहे हैं ना। पहला तो मैंने बता दिया कि आपको कैसे करना है इसको, ये वाला। अब इसको जैसे करना चाह रहे हो तो पहले संकेत दोगे, क्योंकि इसमें भी दो है, तो इस तरीके से आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है संकेत। संकेत में लिखना है सावधान मनुष्य, शुरू के दो शब्द और लास्ट के जैसे बड़ी यह धार, इतना कर देना है। तो बीच बीच में आपको डैश डैश करके छोड़ देना है। ये इसका संकेत हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि आपने कौन सा वाला किया है, पहले वाला या अथवा वाला। इसके बाद पहला प्रश्न संदर्भ पूछ रहा है, संदर्भ में वही चीज आप पहचानोगे। पहले तो मैंने बताया कि प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का शीर्षक अभिनव मनुष्य और इसके रचयिता या कवि का नाम कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ये हो जाएगा। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या यहां पर पूछ रहा है, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। इन दो लाइनों की व्याख्या करनी है। यहां पर कवि ने ये बताया है कि विज्ञान एक बहुत ही खतरनाक मतलब आज के टाइम पर आविष्कार है, ये है ना। मतलब अगर मनुष्य के बारे में कहा है कि तुझे इसका पूरा ज्ञान नहीं है, इससे अब आज के टाइम पे आप जानते हो ना, विज्ञान मतलब ऐसे ऐसे नए नए आविष्कार हो रहे हैं, ऐसे ऐसे परमाणु बम, ऐसे ऐसे हथियार आ रहे हैं कि भाई अगर जरा से भी मिस्टेक हो गई तो समझ लो पूरा मनुष्य वहां पर नष्ट हो सकता है, एक एक मतलब देश पूरा का पूरा खत्म किया जा सकता है। ऐसे ऐसे विज्ञान के चमत्कार या बोले तो ऐसे ऐसे आविष्कार हैं आज के टाइम पर, ऐसे परमाणु बम, ऐसे हथियार, बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, ठीक है ना। तो यही चीज यहां पर बताया है, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार काट लेगा अंग तीखी है बड़ी है धार। मतलब विज्ञान वो चीज नहीं है कि तुम तलवार में लेकर हाथ में लेकर के तलवार की तरह खेलो, ये बहुत ही तीखा है, इसकी धार बहुत ही खराब मतलब बेकार है, तू इससे अपने ही अंग को काट सकता है, मतलब धार बहुत ही तेज है इसकी। मतलब विज्ञान को अगर नहीं समझते हो तो उसमें मत जाओ, है ना। जैसे कि आप देखते हो कि प्रयोगशाला में आपके स्कूल कॉलेज में ऐसे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे ऐसे आपके पास केमिकल होते हैं, केमिस्ट्री में आपने देखा होगा कि अगर थोड़ा सा मिस्टेक करोगे तो अगर सावधानी से नहीं करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो वही चीज यहां पर बताया। तो चलिए इसकी व्याख्या कैसे करनी है, यहां पर आप लिखोगे सेकेंड नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या और नीचे एक लाइन से आपको पटरी से लाइन खींच देना है। उसके बाद यहां पर लिखना है कवि दिनकर जी कहते हैं। ये देखिए मैंने बताया ना, चेंज करके लिखना। जैसे मैंने कहा था ना कि भाई आपको व्याख्या करते टाइम ये जरूर लिखना है कि लेखक कहते हैं या कवि कहते हैं, और कौन लेखक है कौन कवि है तो उसका नाम भी थोड़ा सा बता सकते हो और बेटर हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे रामधारी सिंह दिनकर जी बोल रहे हैं यहाँ पर, तो लिख दिया कवि दिनकर जी कहते हैं कि इस विज्ञान रूपी तलवार को जो धार है वो बहुत ही पैनी है। पैनी का मतलब बहुत ही तेज है, खतरनाक है ना। अज्ञानी होने के कारण, मतलब तुझे पूरा मनुष्य को बोल रहा है कि तुझे पूरा ज्ञान नहीं है, अज्ञानी होने के कारण तू विज्ञान की इस तलवार को हाथ में लेकर खेलने में सक्षम नहीं है, मतलब योग्य नहीं है। तेरी तनिक से भी असावधानी या बोले तो थोड़ी सी मिस्टेक या गलती बोल सकते हो, गलती है ना, मिस्टेक तो नहीं लिखोगे, इंग्लिश वर्ड हो जाता है। असावधानी से इससे तेरे ही अंग कट सकते है। यही चीज यहां पर काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। उम्मीद है समझ गए होंगे, इतना ही आपको इसमें करना है। इसके बाद कवि ने वैज्ञानिक युग के मानव को क्या चेतावनी दी है, तो यहां पर सावधान, सावधान मतलब चेतावनी है ना, यहां पर सावधान होने के लिए बोल रहे हैं तो चेतावनी ही दे रहे हैं। यहां पर विज्ञान से सावधान होने को बोल रहे हैं, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तीसरे नंबर का कैसे करोगे,
यहां पर आपको इस तरीके से लिखना है क्वेश्चन नंबर 3। कभी मनुष्य को सावधान करते हुए कहता है कि हे मानव या हे मनुष्य, सावधान हे मनुष्य यहां पर यही बोला ना, सावधान मनुष्य। तो हे मानव, तू जिस विज्ञान रूपी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से खेल रहा है यह किसी भी समय तुम्हारे लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। ये 3rd नंबर का आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको मतलब देखो यहां पर वही चीज है ना। अब ये देखो गद्यांश से बिल्कुल हटके है। यहां पर सोचो कि भैया उतार कर आंसर बना देंगे, तो क्या यहां पर कुछ उतारा गया है? बोलोगे बिल्कुल नहीं उतारा गया भैया, थोड़ा सा यहां पर हमने थ्योरी को लिखा है, समझ के थ्योरी को लिखा गया। तो हाँ बिल्कुल यही करना है, क्योंकि ये गा गा करके लाइनें पढ़ी जाती हैं। तो आप ऐसा नहीं कि इसको उतार के लिख के चले आओगे नंबर मिल जाएंगे, बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ चौथा प्रश्न है, पद्य में फूल और कांटों से क्या तात्पर्य है? तो भैया फूल कांटों की तुझे नहीं कुछ पहचान। फूल का मतलब यहाँ पर कोमल चीज होती है और कांटे मतलब थोड़ा सा कठोर चीज होते हैं, माने जाते हैं। तो यहाँ पर लिखना है कि प्रस्तुत